कि हमको पुलिस वाले भी देख रहे तो हमको सिर्फ चिल्ला रहे, हाथ ऊपर करो, बस कुछ बोलने का नहीं। मेरे पास कैमरा है सब कुछ, फिर भी हमको भी बोले कि हाथ ऊपर करो। अच्छा। तो हम लोग भी हाथ ऊपर करके ऐसे चल रहे, और थोड़ी देर में अचानक एक पुलिस की वैन आती है। पुलिस की वैन आती है और उसमें से फायरिंग होती है। तो हम लोग समझ में आ रहे पुलिस है कि क्या, वो फायरिंग कर रहे हैं। तो मेरे बाजू में एक चैनल वाला कैमरामैन था, उसके हाथ में गोली लगी, वो गिरा। तो हम लोग को लगा नहीं भाई कोई तो आतंकवादी है, ऐसा कुछ तो है, उसको गोली लगी। तो उसको लेके सब भागे जीटी हॉस्पिटल। तो सीएसटी पे आया तो देख रहे हो तो सब लाशें पड़ी है, कोई कैसे हाल में है, कोई हाल है। वो देख के फोटो निकालने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही है, और एक दूसरे को देख के आदमी डर रहा है कि भाई ये कौन है, कि ये कौन है। शाहपुर से ना 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अलग अलग आदिवासी गांव है, वहाँ पे लोग एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसते। अच्छा। तो मैं हर साल जा रहा हूँ कि वो पानी उनको किस तरह मिलता है, सरकार उनको किस तरह उनको गाइड करती है। तो वहाँ पे एक नदी है, पहला शाहपुर में एकदम मेन रोड के पास एक नदी है, वहाँ पे टैंकर रिफिल होता है पहला। अच्छा। रात में 3 बजे से टैंकर में पानी भरना चालू होता है। फिर वो लोड होने के बाद वो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर अंदर गांव-गांव में जाते हैं, वो कुएं के अंदर पानी डालते हैं। तो वो गांव में ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे जो स्कूल बाद में जाएंगे लेकिन पहला पानी के लिए भागते हैं। अच्छा। ओह। मतलब ये बताइए, आप मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं? जहाँ पे वो तानसा नदी भी है, वहाँ से मुंबई को पानी आता है, लेकिन उनके लिए नहीं है। मैं मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, मेरा काम है। मैं काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ। रिलीजन अपनी जगह, काम पहला। मैं उसको लेकर फुटपाथ पे सोया और ट्रैफिक हवलदार का मूवमेंट कर रहा था। वो किस तरफ मूवमेंट होते, किधर होते, हाथ करके ऐसा ऐसा हाथ करने लगे ना, तो जब ऐसा हाथ किए ना, तो जब उसे क्लिक किया, कर कर क्लिक किया, जज को ना वो अवार्ड फोटो से ज़्यादा ना मेरी फोटो की पसंद आया। अच्छा। जो उद्धव ठाकरे थे उनको मेरी फोटो पसंद आया, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन इस Exactly. बात की है कि भाई जिसको आपने मेन जज को बुलाया, जिनके हाथों से लोगों को आपने अवार्ड दिया, वो उसने फ़ोटो छोड़ के मुझे फ़ोटो में। जैसी वो यूसुफ पठान जैसी उतरे गाड़ी में से, तो मैं कैमरा ऐसा निकाला, ऐसी लगा, कट क्लिक किया, तो यूसुफ पठान आके मेरा कैमरा पकड़ लिया अच्छा। कि तुम मीडिया क्यों क्या था। बोला नहीं सर, मैं तो शादी का हूँ। बोले इतना बड़ा लेंस कैसे। बोला सर वो दूर थे ना, अब इसके लिए। अच्छा। इतना ही बोलना था। फिर वो यूसुफ पठान ने वो दूसरे को पकड़ा, बोले इसको भी निकालो बाहर। अच्छा। मेरे को बाहर निकाला, लेकिन मेरे को तो शॉर्ट ऑफ मिल गया था कि वो पूरे धूले में और सहरा वगैरह पहन के ऐसा आ रहे। अच्छा। फिर उसके बाद वापस मैं दूसरे गेट से फिर घुसा अंदर, अच्छा। फिर मैंने मारा, शूट किया, निकाह हो रहा है उनका, सब हो रहा है, वो जो तमाम अखबार में छपा हूँ। अच्छा। वो भी एक मेरे लिए अच्छा पहलू क्या था। बात है। हाय, आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर इम्तियाज शेख, जो पिछले 20-25 सालों से फोटो जर्नलिज्म में हैं, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फोटो जर्नलिस्ट कहा जा सकता है, जहाँ तक कि मैं इनको पर्सनली एक्चुअली जानता हूँ, मैं इनको इनके बारे में। इम्तियाज शेख से हम बात करेंगे कि उन्होंने इस फोटो जर्नलिज्म में उन्होंने जो 20 साल उन्होंने गुजारे हैं, तो ऑब्वियसली एक फोटो जर्नलिस्ट मेरे ख्याल से दुनिया के वो सारे पहलू देख लेता है जो कोई और नहीं देख पाता। तो आज जब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने कौन से पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखा है, स्पेशली मुंबई को। इम्तियाज जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, और हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपने 20-25 साल एक्चुअली जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म को दिए हैं। बताइए मुझे कि 20 साल पहले जब आप जर्नलिज्म में आए या जब आपने करियर स्टार्ट किया, तो आप इस लाइन में कैसे रहे, और मेरे ख्याल से आपने कोई जर्नलिज्म नहीं किया शायद, आपने मेरे ख्याल से कुछ और इंजीनियरिंग वगैरह आपने कर रखी है। बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको, बड़ी खुशी है कि मुझे पहली बार किसी ने ऐसा बुलाकर मेरा इंटरव्यू कर रहा है। मैं इस फील्ड में जो आया हूँ, मैं इस फील्ड का हूँ नहीं। एक्चुअल में मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैं कई जगह मैंने काम किया है, लेकिन मुझे शौक़ था कि फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था। तो मैं अक्सर फ़ोटो लेके लिए, मैं बहुत पहले छोटा सा कैमरा आता था रोल का, हाँ। कोटक का जो आता था, तो हाँ। मैं उसमें लेके शूट करता था। और वो दौर अलग ही था। वो दौर में जो ब्लैक एंड वाइट थे, पहले अर्जेंट फ़ोटो के लिए 2 टाकी पे जाना पड़ता था, कभी भी देखो, लाइसेंस के लिए, पासपोर्ट के लिए। तो मैं उनको देखता था, और उसके बाद मेरे को एक अलग से शौक़ पैदा हुआ। अब मेरे घर का कोई आदमी फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, या हमारे ख़ानदान में कोई नहीं है, मैं पहला शख्स हूँ। कोई जर्नलिज्म में भी नहीं है? जर्नलिज्म में मेरे एक भाई थे, अच्छा। जो उर्दू टाइम्स के एडिटर थे, और फ़ारूक सैयद करके, और उनको देखता था मैं
कि उनके कहीं भी जाते तो लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब मैं वो राइटर बने, मैं उनकी जगह मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूँगा, मैं अपने दिल में ऐसा लिया। तो मैंने इसमें जर्नलिज़्म मैंने कुछ सीखा ही नहीं, मैं आ गया इसमें, कैमरा लिया, इसको उसको पूछ के मैं सीख गया। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपको लेकिन ये जॉब कैसे है, मतलब आप इस लाइन में आए तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने जॉब शुरू किया होगा या किसी के लिए काम करना शुरू तो किया होगा। मैं एक हिंदी पेपर निकलता था, अच्छा। वहाँ एज़ द रिपोर्टर मेरे को उन्होंने अपॉइंट किया। अच्छा। तो मैं बीएमसी देखता था, जो बीट होती थी, हाँ। अलग-अलग बीट होती है, कोई बिल्कुल, मंत्रालय बिल्कुल। देखता है, कोई देखता है, तो मुझे बीएमसी की बीट मिली। अच्छा। तो उसमें मैं 3 साल उस हिंदी अखबार के लिए मैं लिखा, अच्छा। जिसका नाम था 2 बजे दोपहर पहले। तो हाँ। उसके लिए मैंने वहाँ से शुरू किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैं देखा यार ये बहुत झंझट होता है लिखने में, मैं थोड़ा कम समय में मैं फ़ोटो पे क्या डिपेंड कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ से फ़ोटोग्राफी स्टार्ट किया। अच्छा। तो पहली मेरी नौकरी उर्दू टाइम्स के अंदर लगी अच्छा, एज अ फोटोग्राफर। एज़ द फ़ोटोग्राफ़र। अच्छा। वहाँ पहला मैं अपॉइंट हुआ अच्छा। कि उन्होंने भी पहले ऐसे-ऐसे फ्रीलांसर से काम किए, मुझे पहला अपॉइंट किया। अच्छा। तो मेरे को और खुशी हो गई। तो वहाँ मुझे बहुत एक्सेस मिलने लगे, बहुत इंटरव्यू वगैरह, फिर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नाम होने लगा, अखबार में नाम छपने लगा। हाँ, उर्दू टाइम्स का तो हाँ, ऑब्वियसली एक नाम रहा है ना। तो उसमें मेरे को नाम होने लगा, लोगों ने मुझे जान पहचान होने लगी, कहीं भी जाता था तो लोग बुला लेते थे, भाई नहीं ये उर्दू टाइम्स के इम्तियाज़ भाई है, पहले उनको मौका दो। तो ऐसे आहिस्ते-आहिस्ते शुरू हो गया। फिर उसके बाद कई ऐसे अखबार थे जिनको फ़ोटो की ज़रूरत होती थी, तो वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ होता था, उनको पता नहीं चलता था हाँ। कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसमें मुझसे तो फ़ोटो लेने लगे, तो उनके बाद से मेरे ताल्लुकात लोगों दूसरे अखबार से भी होने लगे। अच्छा। फिर मैं उसके बाद उनके साथ जुड़ते-जुड़ते मैं कई अखबारों के साथ मैं जुड़ गया, अच्छा। जहाँ पे मशहूर आप देखेंगे मुंबई की सबसे पीटीआई करके प्रेस हाउस ऑफ इंडिया एजेंसी है फ़ोटो की, मैं उसके लिए पीटीआई। काम शुरू किया। बिल्कुल। फिर उसके बाद मिड डे में मुझे चांस मिला, तो मैंने 3 साल मिड डे में काम किया। अच्छा। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद लेकिन मैं उर्दू अखबार को छोड़ा नहीं, मैं दूसरी जगह फ्रीलांस करता रहा, लेकिन उर्दू टाइम्स के जो मालिकन जो थे, वो लोग ने मेरे को बहुत अच्छा चांस दिया था अच्छा। कि आप हमारे उधर भी कर एक सकते हैं। लिबर्टी दी थी आपको। हाँ, कि आप हमारे इधर भी कीजिए, लेकिन आप उर्दू लैंग्वेज को छोड़ के बाकी दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं। सही। तो मुझे उसमें चांस ये मिला, इंग्लिश में भी करा, मराठी में भी किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरे हिंदी में सब जगह किया। लोगों ने वहाँ पे इज़्ज़त दिया। वहाँ मेरे को जो लोगों ने जो मेरा शौक़ देखा, मेरा काम देखा, तो उन लोग मेरे से बहुत वो खुश हुए और मुझे बताया कि नहीं यार बहुत मेहनत करते। तो मैं आज भी सुबह फ़जर के बाद उठता हूँ, जब नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद मैं जब कैमरा लेके निकलता हूँ, तो घर पलट के नहीं देखता हूँ। अच्छा, मतलब ये रूटीन है आपका मेरी लाइफ का। रूटीन है। नींद नहीं आती है, मैं कैमरा उठाता हूँ, रात-रात में कैम घूमता हूँ। इतने सालों के अंदर आपके लाइफ के अंदर ऐसा कौन सा असाइनमेंट था जो जो बहुत ही सेंसिटिव रहा है, जैसे कि ब्लास्ट हो गए, इसके दौरान आपने उस वक्त आप कौन से किन के लिए काम कर रहे थे? उर्दू टाइम्स के लिए काम करता था, अच्छा। जो 26/11 जो मामला 2008 में जो हुआ, हाँ हाँ। उस रात में मैं बच्चों के साथ घर पे था, खाना खा रहा था, तो अचानक टीवी में न्यूज़ फ्लैश हुआ कि भाई ब्लास्ट हुआ है। फिर थोड़ी देर में आ रहा है, मैंने फायरिंग हो रही है, तो हम लोग भी समझ में नहीं आ रहे हो क्या रहा है। तो मैं बोला घर में बैठना मुनासिब नहीं है, मैं सीधा कैमरा निकाला और सीधा मैं वीटी की तरफ निकला, जो सीएसटी नाम है इसका। अब वहाँ जा रहा हूँ तो सब जगह ब्लॉक है, कहीं से जाने का रास्ता ही नहीं है। कि हमको पुलिस वाले भी देख रहे, तो हमको सिर्फ आओ चिल्ला रहे, हाथ ऊपर करो, बस कुछ बोलने का नहीं। अब मेरे पास कैमरा है सब कुछ, फिर भी हमको भी बोले कि हाथ ऊपर करो। अच्छा। तो हम लोग भी हाथ ऊपर कर गए थे, चल रहे। अच्छा। जब उनके करीब गए तो उन्होंने देखा कि नहीं है तो जर्नलिस्ट है। तो क्योंकि फिर वहाँ से घूम के मैं कामा हॉस्पिटल के पास से मेट्रो के पास आया। अच्छा। तो मेट्रो के पास हम लोग आके खड़े हैं और थोड़ी देर में अचानक एक पुलिस की वैन आती है और उसमें से फायरिंग होती है। तो हम लोग समझ में आ रहे पुलिस है कि क्या, वो फायरिंग कर रहे हैं। तो मेरे बाजू में एक चैनल वाला कैमरामैन था, उसके हाथ में गोली लगी, वो गिरा। तो हम लोग को लगा नहीं भाई कोई तो आतंकवादी है, ऐसा कुछ तो है, उसको गोली लगी। तो उसको लेके सब भागे जीटी हॉस्पिटल। अच्छा। तो वो गाड़ी के पीछे मैं भागा, अच्छा। तो मेरे से गलती हो गई, वो लेफ्ट मारा, मैंने राइट मारा मरीन ड्राइव के लिए। अच्छा। मैं राइट में जाके देख रहा हूँ चौपाटी की तरफ कुछ नहीं है, मरीन ड्राइव चला गया। अच्छा। तो वो तस्वीर मेरे से मिस हो गई। मिस है, जो कसाब को जब वो एक जिंदा अपने पकड़ा गया था। कांस्टेबल है जो उनको पकड़ा, तो वो मेरे से एक तस्वीर मिस हो गई। फिर उसके बाद वापस मैं सीएसटी आया, तो सीएसटी पे आया तो देख रहा हूँ तो सब लाशें पड़ी है, कोई कैसे हाल में है, कोई हाल है। वो देख के फ़ोटो निकालने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही है, और एक दूसरे को देख के आदमी डर रहा है कि भाई ये कौन है कि ये कौन है।
सही, तो बिल्कुल सही। मामला बड़ा वैसा था। हाँ। लेकिन वो दौर भी हमने आपने जितेंद्र दीक्षित का नाम सुना होगा, जो पहले स्टार टीवी में थे, फिर एबीपी में, फिर उसके बाद अभी एनडीटीवी में। तो उन्होंने बुक लिखा था अच्छा, 52 घंटा। अच्छा, तो उसमें मेरा भी जिक्र किया उन्होंने अच्छा, अच्छा, कि 52 घंटे में इम्तियाज़ भी हमारे साथ था। तो हम लोग घर नहीं गए थे, अच्छा, घर जाने की जगह नहीं थी, क्योंकि हम घर जाके करेंगे क्या, कि हमारा देश जल रहा है और हम घर जाके क्या करेंगे। तो हम भी पुलिस के साथ, मिलिट्री के साथ, हम वहाँ पे साथ में थे। अच्छा इम्तियाज़ भाई, ये बताइए कि आपको कई सारे फ़ोटोग्राफ़ी से लेकर अवार्ड्स भी मिले हैं अलग-अलग। अभी-अभी हाल ही फिलहाल में आपको एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है। तो वो फ़ोटोग्राफ की क्या हिस्ट्री रही? मतलब कैसे उसको आप उस फ़ोटोग्राफ को कैसे आपने निकाला? मतलब कैसे शूट किया उसको? मैं अवार्ड के लिए काम नहीं किया हूँ। नहीं एग्ज़ैक्टली नहीं। मैं अक्सर है ना, एक समझो 8-10 साल से मैं शाहपुर जाता हूँ, जो मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ पे शाहपुर से ना 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अलग-अलग आदिवासी गाँव है। हुँ, वहाँ पे लोग एक-एक बूँद के लिए, पानी के लिए तरसते हैं। अच्छा, तो मैं हर साल जा रहा हूँ कि वो पानी उनको किस तरह मिलता है, ओके, सरकार उनको किस तरह उनको गाइड करती है। तो वहाँ पे एक नदी है, पहला शाहपुर में एकदम मेन रोड के पास एक नदी है, हुँ, वहाँ पे टैंकर रिफ़िल होता है पहला। अच्छा, रात में 3 बजे से टैंकर में पानी भरना चालू होता है। अच्छा, फिर वो लोड होने के बाद वो 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अंदर गाँव-गाँव में जाते हैं। वो अच्छा। कुएँ के अंदर पानी डालते। अच्छा फिर वो मतलब गा वो जो नहर से जो पानी उठाया जाता है, हाँ, वहाँ से वो पानी, तालाब वो से। उसको कुएँ में डाला जाता है। उसके बाद वो टैंकर्स के ज़रिए फिर कुएँ में जाता है। अच्छा, फिर कुएँ से वो लोग आते हैं लेने के लिए। अच्छा। किसको दिन में 1 टैंकर मिलता है, किसको 2 दिन में 1 टैंकर मिलता है, जैसे अलग-अलग है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे गाँव की आबादी है उस तरफ बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो वो गाँव में ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे जो स्कूल बाद में जाएँगे, लेकिन पहले पानी के लिए भागते थे। अच्छा, मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर की 100 बात कर रहे हैं? जहाँ पे वो तानसा नदी भी है, वहाँ से मुंबई को पानी आता है, अच्छा, लेकिन उनके लिए नहीं है। तो उसके बाद में मेरे न्यूज़ करने के बाद कई रिपोर्टर्स है, चैनल वाले सब मेरे से एड्रेस लेकर गए, और उसके बाद कितना फीडबैक हुआ। गवर्नमेंट जहाँ उनको 2 दिन में 1 टैंकर मिलता था, डेली 1 टैंकर, 2 टैंकर मिल रहा है। क्या तो बात लोगों के हालात अच्छे हो गए, लेकिन अभी भी उतने अच्छे नहीं है। हाँ, बिल्कुल। गर्मी के टाइम पे अभी भी उन्हें पानी की तकलीफ होती है, अच्छा, क्योंकि अच्छा। बहुत अंदर है, बिल्कुल, बिल्कुल। रोड पे से बहुत अंदर है। अगर उनको काम पे आना है, तो अगर उनकी 9 बजे की ड्यूटी है, तो 7 बजे उनको घर से निकलना पड़ता है। अच्छा, 1.5-2 घंटा उनका ट्रैवल है, गाँव से बाहर आने के लिए, अच्छा मतलब शहर की तरफ आने के शहर लिए। की तरफ आने अच्छा, के लिए। मतलब इतने इंटीरियर में हो। हाँ, क्योंकि वो अब उनको आना है लामोला, मुंबई आना है या थाना जाना है, तो 2 घंटा, 3 घंटा उनको ट्रैवल करना है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा ये बताइए कि मतलब जब आपने जर्नलिज़्म शुरू किया था उस वक़्त तो ऑब्वियसली स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे और हर एक्स वाई ज़ेड जर्नलिस्ट नहीं होता था। हाँ, बराबर। अब तो ऐसा हो गया कि मेरे ख्याल से जब से मोबाइल आया है, स्मार्टफ़ोन जिस पे हुँ। स्पेशली आया है, तो उसको लेकर आपके खुद के काम पर कुछ क्या असर पड़ा है? उसमें यानी कि कैसा उसको आप देखते हो उस वक़्त? नहीं देखिए, वो तो ज़रूरत के हिसाब से लोग, स्मार्ट सिटी हो रही है तो लोग स्मार्ट भी हो रहे हैं, और वो ज़रूरी होना भी चाहिए। अब देखिए, अब हाल ही में जो एक इंसिडेंट हुआ था रेलवे का, हुँ, लैंडस्लाइड हो गया था रेलवे का जो हुआ था, अब हुँ, देखिए अब परेल में, हुँ, हुँ। तो उसमें मीडिया पहुंच ही नहीं पाई। आपको टोटल विजुअल पब्लिक के मिलेंगे, आपको फोटोग्राफ है, वीडियोस है, क्योंकि इंसिडेंट होने के बाद हम पहुंचे ना। ओवर क्राउड होने के, सब एक दूसरे को दबा के उसमें से 1-2 जन की मौत हो गई। तो इसके लिए फ़ोन आने से लोगों को फ़ायदा भी है, लेकिन उसमें 2 तरीका है, एक तो नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। हुँ। चलाने पे डिपेंड आपके ऊपर है, आप सही, किस तरह चलाते हो। सही, सही। तो लगभग इस वक़्त आप कितने मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए हो? मैं अभी तो दिनाकरन से जुड़ा हूँ, अच्छा, जो तमिल का सबसे बड़ा पेपर है, अच्छा, उसके लिए मैं ज़्यादा काम करता हूँ, और दिन और रात देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो लोग अच्छी सैलरी दे रहे हैं। बाकी तो सब जो कर चुके हैं, सब अखबार के लिए, हाँ। हर एजेंसी के लिए काम कर चुका हूँ। अच्छा इम्तियाज़ भाई, आप फ़ोटोग्राफ़ी के साथ-साथ आप अपना एक यूट्यूब न्यूज़ चैनल भी आप चलाते हो, मुंबई टाइम्स हुँ, जिसका नाम है। हुँ। तो कैसे मतलब आप अपने उस चैनल के लिए न्यूज़ को सिलेक्ट करते हो? मतलब इसमें क्या स्ट्रैटेजीज़ है आपकी? मैं उसमें ये देखता हूँ कि अवेयरनेस कैसे हो सकता है, क्योंकि अब डिजिटल दौर आ रहा है, लोग अब पढ़ना नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं वो कैमरे के साथ उसको अटैच करके दोनों को वन माइंड में कैसे शूट कर सकते हैं, मैंने वो दिमाग लगा के उसको शुरू किया अच्छा, कि साथ में कैमरा मेरा फोटोग्राफ भी होगा और वीडियो भी कंटिन्यू होगा। तो वैसे मार्केट में बहुत से आ गए हैं, मैं उसमें से लेके ग्रिप लेके उसको लगा दिया, जहाँ पे फ्लैश लगता है कैमरे में, उसी जगह मैंने वो ग्रिप लगाया हॉट शू पे? हॉट शॉट पे। अच्छा। तो उसको लगाकर मैंने
दोनों मोमेंट एक साथ मूव कर रहा हूँ। और वीडियो फोटो के हमको एक जगह लेना है, वीडियो का हमको मोमेंट करना है, तो मैं सब 360 डिग्री है, जैसा जैसा मिलता है वैसे शॉट बना लेते मतलब हैं। इस तरह से आप मैनेज कर लेते हो, मैनेज अपने कर लेते डिजिटल हैं। मीडिया के लिए भी डिजिटल कंटेंट ले लेते हो। बिल्कुल, वो अपने लिए करता हूँ, अपने शौक के लिए। अब कई ऐसी बड़ी मीडिया है जो वो वहाँ पहुँच नहीं पाती है, बिल्कुल। छोटे छोटे न्यूज़ है जो लोगों के लिए अच्छे मैसेज होते हैं, तो वहाँ पहुँचते ही नहीं है, बड़े चैनल नहीं दिखाते। तो वो हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि हम कैसे दिखा सकते हैं, जनता को दिखा सकते हैं। सही और गलत का फैसला आप करेंगे, लेकिन दिखाना हमारा मकसद सही, है, हम अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं आपको। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आप मुंबई में ऑब्वियसली आपकी पूरी लाइफ मुंबई से ही जुड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि मुंबई के ऐसे कौन से एरिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती? बहुत से ऐसे एरिया है, हाँ। जैसे पहले कमाटी पूरा हुआ करता था, अच्छा। आपने देखा होगा, जहाँ पे सेक्स वर्कर लोग सब रहते हैं, तो वो आहिस्ते आहिस्ते उनके भी हालात चेंज हो गए हैं। क्योंकि पहले वो तो ऐसे थे, जिनके बच्चे थे उनको तालीम कौन देगा, फिर उनके पास डिपॉजिट पैसा कैसे करेंगे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने एनजीओज मिलके उनके लिए बैंक कोऑपरेटिव बैंक शुरू किया। अच्छा, ओके, वो मैंने पूरा शूट किया है। अच्छा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा भी है अच्छा। कई बार। ओके, तो वहाँ पे उनके ऊपर कोई लोग ध्यान, कई एनजीओज है जो उनके ऊपर ध्यान देते और आम लोग नहीं ध्यान देते, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि वहाँ जाने से डरते थे कि कोई देख लेगा तो बोलेगा तू यहाँ से कहाँ से गुजर रहा है। सही लोग बात। ऐसा सोचते थे, हाँ, हाँ, सही, लेकिन सही। सबकी अपनी अपनी नज़र है। हाँ, हाँ, तो लोग इसी डर से लोग वहाँ जाते ही नहीं है हाँ। कि यार मेरा कोई देख लेगा, कोई पहचान वाला देख लेगा, ये यहाँ से कैसे निकल रहा है। लेकिन जर्नलिज्म में आप ये सब चीज़ को नहीं चलता, इसमें नहीं। आपको हर चीज़ दिखाना है, बिल्कुल। किनके हालात कैसे है, किसके क्या है, और हर जगह जाना पड़ सकता जाना है। पड़ता है। जहाँ नहीं जाते, अभी देखो मैं मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, मेरा काम है, मैं काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रिलीजन अपनी जगह, काम पहला। जैसे कि आप उर्दू न्यूज़ ऑब्वियसली उर्दू जर्नलिज्म से आप जुड़े हुए हो, आपको मेन फ़र्क क्या लगता है कि दूसरे रीजनल जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर है या कोई और उनको लेकर उर्दू न्यूज़पेपर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या नज़र आता है? फ़र्क किसी में कुछ नहीं है। अगर आप इसमें देखते हैं जर्नलिज्म में, तो सबके अखबार की न्यूज़ है ना, थोड़ा आगे पीछे ऐसी ऐसी रहती है, लेकिन सब जन हेडलाइट करते हैं। सबका वही रहता है कि न्यूज़ हमारे इधर कैसे पब्लिश हो, हमारी कम्युनिटी को हम कैसे दिखाएं। तो हर एक का मामला ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इम्तियाज़ जी, आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में उर्दू जर्नलिज्म को आप कहाँ पर देखते हो? नहीं नहीं, आने वाला जो वक्त है, हाँ, वो आने वाले बच्चे, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादातर बच्चे अब उर्दू पढ़ते ही नहीं है, कि सब अंग्रेज़ी की तरफ है। बिल्कुल। तो इस फील्ड में कौन आएगा? हर लैंग्वेज पेपर का सब ऐसी है, मराठी का भी यही हाल है, उर्दू का भी यही हाल है, हिंदी का भी यही हाल है, कि आने वाले जो बच्चे हैं वो सब अंग्रेज़ी की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो नहीं, जो लोग- हिंदी और मराठी जो है वो तो समझे कि स्टेट की लैंग्वेज है मराठी, और हिंदी हमारी इंडियन लैंग्वेज है। पर अगर आप उर्दू की खास बात करें तो उर्दू एक कम्युनिटी की लैंग्वेज बन के रहेगी, जबकि ऐसा है नहीं। तो धीरे धीरे तो मुझे लगता है कि उर्दू का जर्नलिज्म आगे शायद पता नहीं कुछ अलग ही उसका रुख रहेगा। तो इसके लिए तो नए अखबार शुरू कहाँ हो रहे? जो पुराने अखबार चल रहे वही चल रहे, क्योंकि नए एम्प्लॉय आपको मिलते नहीं है। आज जो सैलरी होती है वो कम होती है उर्दू अखबार में। मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि आप लैंग्वेज पे मत ध्यान दो, आप जर्नलिज्म में आइए। अब जिसमें आपको मोहब्बत है, आपको उर्दू में तो उर्दू में आइए, जिसको अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी में, जिसको मराठी में आइए। दरवाज़ा खुला है। आप नहीं आएंगे तो कारवां किस तरह बढ़ेगा? आप आइए, देखिए किस तरह काम होता है। सही जर्नलिज्म में सही मतलब जर्नलिज्म, सही जर्नलिज्म करें। ऐसे यूट्यूब लेके सब लोग जर्नलिज्म बन गए। आज गली में जितने घुसोगे आपको 10 यूट्यूबर मिलेंगे, लेकिन वो सही जर्नलिज्म थोड़ी कर रहे हैं। आज उनकी लैंग्वेज देखो किस तरह है, किस तरह बात करना चाहिए। तहजीब नहीं है, एग्जैक्टली। तहजीब नहीं है, लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। ऐसे कुछ खास कुछ इंसिडेंट जो आपकी इस पूरे साल में हुआ है कि क्या ये इंसिडेंट मैं सुनाना चाहता हूँ ये जर्नलिज्म से लेके, आपके साथ कुछ वाकया ऐसा? मैं तो सबसे पहला, अगर सरकार अगर बोलती है सरकार के, तो सबसे पहला मैं उनको पानी पहुंचाना चाहता हूं, जो शाहपुर में लोग हैं, अच्छा, जहाँ पे पानी के लिए लोग तरसते, जो शहर से 100 किलोमीटर दूर है। मैं ये सरकार का बड़ा एहसान होगा अगर ये इस पे ध्यान दें और वहाँ के लोगों को पानी मिले, चाहे वो कोई भी हो, एक इंसान हो, जानवर क्यों ना हो, उसको भी पानी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा बहुत सपना है। अभी ये साल देखो मार्च आएगा, तो मार्च में फिर मैं जाऊंगा
फिर के वहाँ के हालात देखूंगा कि एक साल में कितना बदलाव हुआ। क्या बात है। तो वो अपने कैमरे से कैद कर कर फिर उसको छापेंगे। अच्छा, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट फोटोग्राफ आप किसको समझते हो? वैसे तो ऑब्वियसली हर फोटोग्राफ अच्छे ही होते हैं, आप निकालते हैं तो अगर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं तो, पर होता है ना कि इसको खुद ही एक कैटेगरी दी जाती है कि फर्स्ट सेकंड, यार ये मेरी लाइफ का बेस्ट शूट है, बेस्ट मुझे लगा है। प्रेस क्लब से एक अवार्ड मिला था। हाँ। एक पुलिस कांस्टेबल है जो ट्रैफिक क्लियर कर रहा है। अच्छा जो परेल ब्रिज, जो अभी लोअर परेल ब्रिज है, जो अभी बन गया, पहले बना हुआ नहीं था, अच्छा। पुराना था। तो बीच सेंटर में ना वो ट्रैफिक क्लियर कर रहा है और पीछे एक होर्डिंग थी अच्छा मराठी सीरियल का, अच्छा और उसमें ना कि वेपन ऐसे लेके लेडी खड़ी है गन लेकर, अच्छा और वेपन है ना वो पोस्टर से बाहर है, ऐसा पीछे पोस्टर है। तो मैं उसको देख कर रुका कि इसको किस तरह मैं शूट कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे दिखाऊं। हाँ तो वहाँ पे ट्रैफिक हवलदार खड़े थे और जो होर्डिंग है ना बहुत ऊपर था, अच्छा ब्रिज के सेंटर पे बहुत ऊपर था और मैं नीचे था। तो मैं उस टाइम 80-200 लेंस होती थी, अच्छा अभी तो वो लेंस सब पुरानी हो गई है। हाँ, तो मैं उसको लेकर फुटपाथ पे सोया अच्छा और ट्रैफिक हवलदार का मूवमेंट कर रहा था, वो किस तरफ मूवमेंट होते, किधर होते, हाथ करते। तो ऐसा ऐसा हाथ करने लगे ना, तो जब ऐसा हाथ किया ना, मैं जब उसे क्लिक किया, कट 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 क्लिक किया, अच्छा और वो गन और वो पुलिस कांस्टेबल का ऐसा हाथ, ऐसा लग रहा कि वो पुलिस को गन दिखा रही है। उसी पर मुझे मुंबई प्रेस क्लब ने बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड दिया। क्या कमाल है। मतलब ये देखिए दिमाग चलाने वाली बात है, एक फोटो जर्नलिस्ट इस हद तक सोच सकता है, हाँ। वरना एक आम आदमी तो उसके लिए तो आम बातें चल रही है, उसमें से ही मतलब उसमें से एक आम चीज़ों में बेस्ट निकालना ही फोटो जर्नलिस्ट एक मैंने का एक काम फोटो है। और शूट किया था, हाँ। मैंने उसको पार्टिसिपेट किया था थाना प्रेस क्लब के लिए। अच्छा उसमें मुझे अवार्ड नहीं लगा था, उसमें 40 फोटो सेलेक्ट हुआ था, उसमें मेरा भी फोटो था, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं दिए थे। और लोग जज को बुलाए थे। जज कौन थे? हमारे उद्धव ठाकरे। अच्छा उद्धव ठाकरे हाँ थे, हाँ, वो खुद भी एक एरियल एक फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर हाँ। है। तो मैंने एक फोटो शूट किया था, सीएसटी स्टेशन के सामने इंडियन फ्लैग एक बच्ची बेच रही है, अच्छा गाड़ी के अंदर ग्लास लगा हुआ, उसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। अच्छा वो मैंने शूट करके मैंने पार्टिसिपेट किया था। जज को ना वो अवार्ड फोटो से ज़्यादा ना मेरी फोटो की पसंद आया। अच्छा जो उद्धव ठाकरे थे उनको मेरी फोटो पसंद आया, अच्छा लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। तो मुझे उस बात का दुख नहीं है, लेकिन इस Exactly. बात की है कि भाई जिसको आपने मेन जज को बुलाया, जिनके उनको हाथों से लोगों को आपने अवार्ड दिया, वो उसने फोटो छोड़ के मुझे फोटो में। अच्छा इम्तियाज जी बताइए कि इतने सारे आपने पहलू पे शूट किया है, मतलब वो क्राइम से लेकर इंसिडेंट लेकर ब्लास्ट सारी चीज़ें, कभी आपसे सेलिब्रिटी या क्रिकेटर्स को लेके शूट किया है? कभी उनसे इंटरेक्शन हुआ आपका? बिल्कुल शूट किया है मैंने, कई मैचेस आपने देखा होगा, मेरे फोटोग्राफ छपे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है, मैं बायकल्ला में रहता हूँ, अच्छा और हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये इतनी तारीख को एक क्रिकेटर है, उसकी शादी होने वाली अच्छा है, और वो बायकल्ला में है। अच्छा सिर्फ इतना ही था। हाँ, अब बायकल्ला ईस्ट वेस्ट बड़ा एरिया है, हम लोग ढूंढ ढूंढ के तो साउथ मुंबई में आता साउथ है। मुंबई में आता है। तो ढूंढ ढूंढ के हमको पता चला भाई यहाँ पर इरफान पठान के भाई है जो यूसुफ पठान, उसकी शादी होने वाली है। अच्छा अब वो हमको ट्रेस करना था लोकेशन कहाँ है, हम्म, तो वो गुड़ुबदेव में था। अच्छा जब गुड़ुबदेव में जब मालूम पड़ा कि भाई ये तारीख को शादी है, तो बोला ठीक है। तो हम लोग वहाँ के लोकल थे, वहाँ के कुछ लोगों से जान पहचान थी, तो मैंने वो कैमरे का बैग जो रहता है ना, उससे लोग पहले पकड़ लेते कि भाई एक फोटोग्राफर है। हाँ तो उस टाइम मैं एक नॉर्मल सा बैग लिया, उसमें कैमरा लिया, एक लेंस टेली लगा के चला गया अंदर। मैं था, मेरे साथ दो साथी और दोनों घुस गए थे। तो दो जन को पकड़ के तो निकाल दिया उन लोगों ने, अच्छा कि बड़ी लेंस रहती, शादी में कोई इतनी बड़ी लेंस लगाता नहीं है। हाँ तो जैसी वो यूसुफ पठान जैसे उतरे गाड़ी में से, तो मैं कैमरा ऐसा निकाला, ऐसी लगाया, कट 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 क्लिक किया, तो यूसुफ पठान आके मेरा कैमरा पकड़ लिए अच्छा कि तुम मीडिया के हो क्या? तो बोला नहीं सर, मैं तो शादी का ऑर्डर का हूँ। अच्छा बोले इतना बड़ा लेंस कैसे? तो बोला सर वो दूर थे ना अब इसके लिए। अच्छा इतना ही बोलना था। फिर वो यूसुफ पठान ने वो दूसरे को पकड़ा, बोले इसको भी निकालो बाहर। अच्छा तो मेरे को बाहर निकाले, लेकिन मेरे को तो शॉट मिल गया था अच्छा कि वो पूरे धूले में और सहरा वगैरह पहन के ऐसा आ रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद वापस मैं दूसरे गेट से फिर घुसा अंदर, अच्छा फिर मैंने मारा शूट किया, निकाह हो रहा है उनका, सब हो रहा है, वो जो तमाम अखबार में छपा हूँ। अच्छा वो भी एक मेरे लिए अच्छा पहलू क्या था बात है, इंटरेस्टिंग हाँ, कहानी थी। कि जहाँ कोई नहीं जा सकते अच्छा वहाँ लेकिन जाना ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यूसुफ पठान को तुम्हारे लेंस उसको आज तक भी नहीं पता है कि नहीं। कौन फोटो निकाला। अभी हाल ही में देखो, शाहरुख खान का बेटा जो अरेस्ट हुआ, पत्थर रोड जेल में, उसको आया था मिलने शाहरुख खान।
तो हमको सपना थोड़ी था, हम लोग तो, मेरा घर से 5-10 मिनट के रास्ते में, हाँ। मेरे को जैसी टीवी पे देखा या मैं किसी ने मेरे को फ़ोन किया, मैं तुरंत उठ के भागा, मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, हम मोमेंट ढूंढते हैं, हाँ, वक्त का कोई लिमिट नहीं है, सही। काम पे डिपेंड रहेगा तो आपको हर टाइम मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये थे हमारे इम्तियाज़ शेख, जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई है अपने इस प्रोफेशन को लेकर। उम्मीद है आपको इनकी सारी बातों में मज़ा आया होगा और अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इम्तियाज़ भाई, वेरी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन आपका वक्त देने के लिए और हमसे बहुत सारी बातें शेयर करने के बहुत लिए। शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच।